नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। महिला आरक्षण पर कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जहां महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में दो शर्तों को लेकर असंतोष की भावना है। बिल के संसद के विशेष सत्र में पारित होने के बाद कांग्रेस की महिला नेत्रियों द्वारा विभिन्न शहरों में आयोजित यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें कि यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता होगी। इसके अलावा वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि कानपुर में अवनी बंसल, मेरठ में अनुपम रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो कांग्रेस की महिला आरक्षण पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और देश भर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें, महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में दो शर्तों को लेकर असंतोष की भावना है। बिल के संसद के विशेष सत्र में पारित होने के बाद कांग्रेस की महिला नेत्रियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें कि यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता होगी। इसके अलावा वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जबकि कानपुर में अवनी बंसल और मेरठ में अनुपम रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो महिला आरक्षण पर कांग्रेस के देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वाराणसी, कानपुर और मेरठ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, महिला आरक्षण पर कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? वर्किंग कांग्रेस कमेटी जो है उसके सदस्य ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्रियान्वित कर रही है या कार्य कर रही है। अभी पिछले दिन की बात है, 2 दिन पहले की बात है, 21 शहरों में 21 महिला नेत्रियों ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो सदस्य उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें हल्ला बोला सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बात उसमें सामने ये आई कि जिस तरीके से दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, पारित किया गया है, तो उसको तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया। उस कांग्रेस की जो महिला नेत्री है उनके अगर उनकी माने तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो ये बिल पास किया गया है, ये बिल अभी इसका कोई भी फायदा महिलाओं को मिलने वाला नहीं है। पहली चीज, जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को कह रही है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर गृह मंत्री की माने तो 2039 तक इस बिल को पास होने की संभावना है। यानी 2039 तक इस बिल का जो असली मकसद होगा वो पूरा हो पाएगा। यानी जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को आरक्षण मिला है, वो अभी इसमें चुनाव नहीं लड़। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये लगातार कह रही तरीके से महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, पास हुआ, ये ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ओबीसी महिलाओं को इससे दूर क्यों रहा। इसको लेकर के 21 शहरों में 21 महिला नेत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज फिर तीन जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी। रितेश, देश भर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यूपी में कहाँ होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जैसे कानपुर की बात सामने आ रही है, वाराणसी की बात सामने आ रही है, यहाँ पर मेरठ की बात सामने आ रही है, तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी जाएगी और ये अपनी बात कांग्रेस कमेटी करेगी। जो INDA गठबंधन बना है वो इस मामले को उजागर कर रही है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा के दोनों सदनों में बिल को पास कराया, पास कराने के बाद आखिर वो तत्काल वो सुविधा या वो चुनाव लड़ने की जो पंक्ति है उसमें क्यों नहीं महिलाएं अभी खड़ी हो सकती। हालांकि इसमें जो बात सामने आ रही है वो जातीय जनगणना की बात सामने आ रही है, उसके बाद प्रतिबंध, तो ये लंबा मुद्दा है। अगर जानकारों की माने, विशेषज्ञों की माने, तो अभी जातीय जनगणना के बाद जब परिसमन होगा उसके बाद ही तब ये तय हो पाएगा कि किसके प्रति कहाँ पर कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि 2011 में जो जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, उसको आधार मानकर कांग्रेस पार्टी ये लगातार कह रही है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इस नीति को लागू कर सकती है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि अभी जातीय जनगणना हो जाएगी और उसके बाद प्रतिबंध होगा, उसके बाद ही कहीं इस पर कुछ सहमति बन पाएगी। जी, धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।
तो देखिए, वाराणसी, कानपुर और मेरठ में ये प्रेस वार्ता होगी। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रेस वार्ता करेगी। वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कांग्रेस की महिला आरक्षण पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होगी। लखनऊ में पीजीआई के सेक्टर 12 इलाके में देर रात कालिंदी पार्क के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह गया और हादसे की चपेट में मजदूरों की 5 झोपड़ियां आने से कई लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद पुलिस और दमकल कर्मी के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात तक सभी को मलबे से निकाला और ट्रामा सेंटर में 2 को भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, लखनऊ में यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर दब गए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहा, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। चपेट में 5 झोपड़ियां आई हैं। बता दें कि राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग दबे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, लखनऊ में ये बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन अपार्टमेंट गिरने से करीब 2 लोगों की मौत हो गई है। कैसे ये हादसा हुआ? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो अपार्टमेंट बन रहा था वो बिना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए पूरी तरीके से वो निर्माणाधीन था। और जिस तरीके से अंडरग्राउंड पार्किंग की जो खुदाई हो रही थी, उस खुदाई का जो पूरा मलबा था वो उस खुदाई के बगल में ही पूरी तरीके से रखा गया था। वो एक बड़ा चट्टान भी बन चुका था। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो अंबार लगा हुआ था, उस अंबार के बगल में ही लगातार जेसीबी से खुदाई चल रही थी। और उस खुदाई के दौरान जब रात को 11 बज रहे थे, मजदूर वहां पे लगातार काम कर रहे थे, तभी वो जो मलबा था एकाएक नीचे ढा गया और जो मलबा था वो मलबे के नीचे जो लोग थे वो दब गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वो हादसे का शिकार हो गए और उस मलबे में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग उसमें फंस गए, जिसमें एक मासूम बच्ची और एक उसके पिता, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल जैसे ही इस मामले की जानकारी लगी, वहां पर चीख पुकार मचना शुरू हो गया और चीख पुकार सुनते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, तो मौके पर जब पुलिस पहुंची और दमकल की टीम पहुंची, उसके साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंची। लगभग सुबह रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 लोगों को उस मलबे से निकाला गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और सभी को पास के नीचे अस्पताल भर्ती कराया, जिसमें आधा दर्जन लोगों को ट्रामा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जो ट्रामा सेंटर में अभी भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के अगर मयूरी जी बात की जाए, जो लापरवाहियां रही आवास विकास जिस तरीके से वहां पर न तो पुख्ता इंतजामों की बात देखता था, ना ही कुछ, क्योंकि जो अपार्टमेंट जो बना रहा था संचालक, उसके द्वारा भी, जो मालिक था उसके द्वारा भी किसी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके कारण ये एक बड़ा हादसा हुआ। और अगर मलबे की बात की जाए, जिस तरीके से मलबे का अंबार लगा हुआ था अंडरग्राउंड पार्किंग की खुदाई का, ना तो उसको हटाया जा रहा था। अगर वो भी लगातार हटाया जा रहा होता तो ये एक हादसा ना होता। और फिलहाल जिस तरीके से अंडरग्राउंड पार्किंग की बात की जाए, जो अपार्टमेंट बन रहा था, उस अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड जो पार्किंग है उसकी परमिशन थी या नहीं थी, इस मामले में भी अभी कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर इस मामले में अगर पुलिस अधिकारियों की बात माने, तो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से इस मामले में कहना है कि जिस तरीके से वहां पे जो काम चल रहा था, वहां पे जो पुख्ता इंतजाम किए जाने थे, वो इंतजाम खास तौर से नहीं देखे गए थे। और अगर बिल्डरों की बात की जाए या फिर जो अपार्टमेंट का जो बनवा रहा था उसके मालिक की बात की जाए, जो मजदूर लोग वहां पे रह रहे थे, ठेकेदार लोग रह रहे थे, उनको रहने का कहीं अलग स्थान भी नहीं दिया गया था। जहां पर खुदाई हो रही थी उसी के बगल में झोपड़ी बनाकर वो अपना जीवन यापन भी कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है मयूरी जी कि जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ, इस हादसे में जिम्मेदारी किसकी तय की गई, लापरवाही किसकी रही, आखिर इसके ऊपर कार्रवाई किसके ऊपर होगी, इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि हादसा बड़ा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई, 4 लोग अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, लेकिन अभी इस मामले में किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं हुई है। और अगर बात की जाए, जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया था। रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उन सभी चीजों को देखते हुए, लेकिन अभी तक इस मामले में जो एफआईआर नहीं हुई है, जिम्मेदारी नहीं तय की गई है, तो आखिर इसमें जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कलीम, जैसा अभी आपने बताया कि इस हादसे में एक पिता और पुत्री की मौत हुई है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या उनका कोई बयान सामने आया है?
देखिए मयूरी जी, साफ तौर से इसमें यह है कि जिस तरीके से बेटी और पिता की मौत हो गई, उसकी जो बेटी की मौत हुई उसकी माँ भी वहीं पर थी, काम कर रही थी, वो भी मलबे में दबी हुई थी। इसके साथ जो अगर बात की जाए, ठेकेदार थोड़ी सी दूरी पर जो रहता था वो भी उस मलबे में दबा हुआ था, वो भी फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन अगर बात की जाए अभी परिजनों की, तो परिजन खुद अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिता और बेटी की तो मौत हो ही चुकी है। जो बेटी की माँ है वो भी अभी हॉस्पिटल में है। इस मामले को लेकर के अभी किसी तरह का उसका बयान नहीं आया है, ना ही अगर बिल्डिंग मालिक की बात की जाए उसका किसी तरीके से बयान सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने जो अपना बयान इसमें जारी किया, उस बयान में ये कहा गया कि जो हादसा हुआ है, हादसे में लापरवाहियां तो साफ तौर से देखी गई है, क्योंकि वहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो भी नहीं पूरे किए गए थे। बिना सुरक्षा मानकों के वहां पर पूरा काम किया जा रहा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। लेकिन अगर अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी ने इस मामले में साफ तौर से कहा है कि अभी इस मामले में पुलिस को किसी तरह की कोई तहरीर नहीं मिली है, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले में केस दर्ज करे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल यही है कि अब पुलिस को इस मामले में कोई शिकायती पत्र मिलेगा, या फिर जिस तरीके से 2 लोगों की मौत हुई उस मामले में अगर पुलिस अपनी जांच खुद करती है तो जांच के दौरान क्या जो आवास विकास के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, क्या उनकी संलिप्तता पाए जाने पर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि चाहे आवास विकास की बात की जाए या फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए, दोनों ही ऐसे विभाग हैं जहां पर लगातार देखा जाता है कि पूरा काम चल रहा होता है, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद इनकी कार्रवाइयां होती हैं। जब हादसा होता है तो सभी अपने हाथ खड़े करके साफ कह देते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, इस मामले में अभी तक किसी तरह का ना ही आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा कोई बयान आया है, ना ही जो बिल्डिंग मालिक है उसके द्वारा कोई अभी बयान सामने आया है। लेकिन सवाल यही अभी भी बना हुआ है कि आखिर इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई किस तरीके से करेगी, या फिर जो शासन स्तर की बात की जाए वो किस तरीके का इसमें संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद किसके ऊपर अपनी गाज गिराता है। कलीम, घटना स्थल पर अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है? देखिए मयूरी जी, क्योंकि राहत बचाव कार्य की बात की जाए, सुबह 7 बजे ये राहत बचाव कार्य पूरा समाप्त कर लिया गया था। वहां पे जो लोग मलबे में फंसे थे उनको बमुश्किल निकाला गया था। लेकिन अब अगर वहां की स्थिति की बात की जाए, वहां पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, क्योंकि जो वहां पे जो मलबा है उसको हटाया जाएगा, उसके बाद कहीं काम शुरू हो पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए वहां पे जो अब मलबा पूरा धंसा हुआ है, जिस तरीके से हादसा हुआ है, तो हादसे के बाद इस पे ये सीलिंग की कार्रवाई होगी, या फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये इस जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है इसका काम जो है फिर से शुरू होगा, या फिर जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग की अगर बात की जाए, सरकार के द्वारा साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सड़कों पर गाड़ियां पार्क होती हैं, जो पार्किंग स्थल बनाए जाते हैं वो सड़कों पर हैं, वो अंडरग्राउंड पार्किंग पे किए जाए। और ज्यादातर ये अंडरग्राउंड पार्किंग की अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वो जो मल्टी लेवल पार्किंग जो बनती है वो पार्क हो गई, या पार्कों के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई, उन जगहों पर पूरी तरीके से बनाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी वो बहुमंजिला बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना और लापरवाही करना, ये एक बड़ी लापरवाही रही। लेकिन इसमें अभी कार्रवाई बड़ा किसी पर हादसा नहीं रहा, देखने को बड़ी मिली। लापरवाही रही, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इस पे एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है जहां निर्माणाधीन अपार्टमेंट ढहने से दर्जन भर मजदूर दब गए, जिसमें पिता पुत्र की मौत भी हो गई है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका अभी भी इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दयालबाग के खासपुर के पास विसर्जन के दौरान 6 युवक यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से 3 युवकों को बचा लिया गया, जबकि 3 की तलाश जारी है। वहीं घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, गणेश विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें करीब 6 लोग नदी में डूब गए। वहीं 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और 3 की तलाश अभी भी जारी है। आगरा यमुना पोडिया घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 3 को सकुशल निकाल लिया गया है और 3 की तलाश अभी भी जारी है। और आगरा से हमारे सहयोगी जिशान हमसे जुड़ चुके हैं। जिशान, देखिए, गणेश विसर्जन के दौरान ये आगरा में बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है और 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे ये हादसा हुआ?
देखिए मयूर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल गणेश विसर्जन का दिन था और बड़ी संख्या में लोग यमुना किनारे गणेश विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। वहीं जो कल रात को एक खबर सामने आई 7 बजे की, ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें जो आसपास के हरिपर्वत क्षेत्र के लोग थे गणेश विसर्जन करने गए थे, वहीं 6 युवक उस पानी में डूब गए। ये पूरा मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र के खासपुर घाट पोया घाट का बताया जा रहा है। 6 युवकों की डूबने की सूचना 7 बजे आगरा जिला प्रशासन को मिली। मौके पर जिला प्रशासन पहुंच गया। अधिकारियों की बात करें तो जिलाधिकारी आगरा, डीसीपी सिटी, एसीपी ताज सुरक्षा और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। वहीं मौके पर गोताखोरों की मदद से वहां से 3 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। 3 का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सुबह तक ये रेस्क्यू अभियान लगातार चलता रहा है, लेकिन अभी तक वो 3 युवक हैं उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर डीएम पहुंचे। डीएम ने वहां पर तमाम टीमों का गठन किया और टीमें वहां पर तलाश जारी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि डीएम की तरफ से भी साफ तौर से कहा है कि 3 लोग अभी सकुशल बरामद कर लिए गए हैं और 3 की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की बात करें, पीएसी की बात करें या फायर ब्रिगेड की बात करें, तमाम टीमें वहां पर ऑपरेशन चला रही हैं। 3 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जी जिशान, इस मामले पर आला अधिकारी ने अभी तक क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो कल शाम 7 बजे की ये घटना है, रात का समय था और वहां पर काफी सन्नाटा भी पोया घाट पर रहता है। शाम 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सन्नाटे का समय था वहां पर और इसी को लेकर ये हादसा हुआ है। 6 लोग उसमें डूब गए पानी में और 3 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया, निकाल लिया गया और 3 की तलाश जारी है। मौके पर अधिकारी पहुंचे, उनका साफ तौर से कहना है 3 की तलाश जारी है, उनको भी सकुशल बरामद कर लिया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जी धन्यवाद जिशान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, तो आगरा में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां गणेश विसर्जन के दौरान करीब 6 लोग पानी में डूब गए, जिनमें से 3 लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं 3 की तलाश अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।